मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से गणित में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो हम जानते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जो कि ऑप्शन सी पर दिया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कह रहा है दी एल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन के मूल हों तो वन अपान एल्फा प्लस वन अपान बीटा का मान होगा। तो यहाँ द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन। तो मूल एल्फा बीटा है, तो मूलों का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर मिलेगा माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से माइनस माइनस एक्स का गुणांक देख रहे हैं माइनस फाइव है, अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक वन। इस प्रकार से फाइव हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा यदि लिखते हैं तो ये हमारा अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद सात है, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक के बराबर। इस प्रकार से सात मिल जाएगा। और मान पूछ रहा है वन अपान एल्फा प्लस वन अपान बीटा। तो वन अपान एल्फा प्लस वन अपान बीटा, यदि आप लासा लें तो एल्फा बीटा, तिरछा गुणा करेंगे तो बीटा प्लस एल्फा, या कह सकते हैं एल्फा प्लस बीटा। दोनों का मान रख दिया जाए तो एल्फा प्लस बीटा देख रहे हैं पाँच मिला है, जबकि एल्फा बीटा सात है। तो इस प्रकार से वन अपान एल्फा प्लस वन अपान बीटा का मान पाँच बटे सात प्राप्त होता है, जो कि हमारा ऑप्शन बी पर दिया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है कि द्विघात बहुपद सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री के शून्यक होंगे। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री। तो देख रहे हैं छः और तीन के गुणनफल यानी क्षेत्रिक अठारह, अठारह की ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर हमारा ये मध्य पद सात प्राप्त हो। तो ऐसे दो खंड नौ और दो होंगे, नौ दूनी अठारह और नौ से दो घटाएंगे सात मिलेगा। तो इस प्रकार से इसको सरल करेंगे तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री हम दो दो का समूह बना के कॉमन कर लें। पहले समूह से देख रहे हैं थ्री एक्स कामन मिल जाएगा, थ्री एक्स कामन किए तो बचा टू एक्स माइनस थ्री, प्लस दूसरे समूह से देख रहे हैं वन कामन मिलेगा, तो इसमें भी हमारा टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री देख रहे हैं दोनों से फिर कामन मिल रहा है, टू एक्स माइनस थ्री फिर कामन कर लिए तो टू एक्स माइनस थ्री, शेष बचा थ्री एक्स प्लस वन। तो इस प्रकार से इसके दो खंड बन जाते हैं और दोनों खंडों को क्रमशः एक एक बार जीरो के बराबर करेंगे। तो हल करने पर यक्स के मान क्रमशः तीन बटे दो और माइनस एक बटे तीन मिलते हैं, जो कि हम देख रहे हैं ये हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री का मूल हो तो वन अपान एल्फा प्लस वन अपान बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, और मूलों का योगफल इसमें निकालें तो एल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा मिलेगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से माइनस दो मिल जाएगा। मूलों का गुणनफल लिखें तो मूलों का गुणनफल अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि थ्री के बराबर मिल जाएगा। तो वन अपान एल्फा प्लस वन अपान बीटा, लाशा लेंगे एल्फा बीटा मिलेगा। इस प्रकार से एल्फा प्लस बीटा और दोनों का मान रख दें तो माइनस दो बटे तीन, देख रहे हैं माइनस दो बटे तीन हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का। देखिए, अगर दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो ऐसी स्थिति में उनका एक अद्वितीय हल होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है।
तो इसमें अगर ऑप्शन बी देखें तो रूट 2 ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो हमारा 2 बचेगा। 2 एक परिमेय संख्या है। और विकल्प नंबर डी को यदि देखें, अंडर रूट 16 लिखा है, जिसमें 16 का वर्गमूल 4 आ जाता है, तो अंडर रूट 16 भी एक परिमेय संख्या है। आप देखते हैं 7वां प्रश्न, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। देखिए, दो क्रमिक सम संख्याएं कोई भी लें, जैसे 2 4, तो 2 और 4 का माशा निकालेंगे 2 मिलेगा। 4 6 का माशा निकाला जाए तो भी 2 प्राप्त होगा। 6 8 का माशा निकालेंगे तो भी 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ सदैव 2 होगा, जो कि ऑप्शन बी पर दिया है। आप देखते हैं अगला प्रश्न, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का माशा गुणे ए बी का लाशा निम्न में से किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो व्यंजक हमारे ए और बी हैं, जिनके माशा का गुणनफल, माशा और लाशा का गुणनफल पूछ रहा है किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि दो व्यंजकों का गुणनफल उनकी माशा और लाशा के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर दो व्यंजक ए और बी दिए हैं, इसलिए ये ए गुणे बी के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम जानते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ यानी माशा निकालने की तकनीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है पाई है। हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, बिंदु -12 -18 का भुज है। तो देख रहे हैं बिंदु का भुज यानी एक्स निर्देशांक जो प्रथम स्थान पर होता है -12 है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस प्रकार के हम आगे बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं, जिनसे आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 12वें नंबर में दिया है, कह रहे हैं थीटा बराबर 90 अंश हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होगा। साइन थीटा माइनस कास थीटा, थीटा की जगह 90 अंश रख देंगे तो बन जाएगा साइन 90 अंश माइनस कास 90 अंश। और साइन 90 का मान हम जानते हैं 1 होता है, कास 90 का 0, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शेक 60 अंश के बराबर है। हम जानते हैं शेक थीटा इक्वल टू कोशेक 90 माइनस थीटा होता है। तो कोशेक 90 माइनस 60 अंश और 90 से 60 घटाएंगे 30 मिलेगा, तो ये बराबर कोशेक 30 अंश के होगा, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन ए पर दिया है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगले में कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। हमारा प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक कोई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त दिया है। मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दिया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। और प्रश्न कह रहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु से वृत्त पर कह रहा खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा अगर खींचे तो इसी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है कितनी होगी। तो यदि हम नाम दें, वृत्त का केंद्र मान लेते O है और साथ में वृत्त के बाहर बिंदु P है और ये पी ए स्पर्श रेखा है, पी ए स्पर्श रेखा है और ओ केंद्र है। ओपी 10 सेंटीमीटर दिया है जबकि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखा पी ए की लंबाई, पी ए का सूत्र बनता है अंडर रूट केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस त्रिज्या 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर देखें तो 100 माइनस त्रिज्या 6 का स्क्वायर 36। 100 से 36 घटाएंगे तो ये हमारा 64 मिल जाएगा। 64 का वर्गमूल जानते हैं 8 होता है। तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी, जो कि ऑप्शन बी पर दिया है। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल दिया है और वृत्त की परिधि का मान पूछ रहा है। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग करके वृत्त की पहले त्रिज्या निकालेंगे और जैसे ही त्रिज्या मिल जाएगी तो परिधि जानते हैं 2 पाई आर होती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिया है, जबकि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर होता है, यानी पाई आर स्क्वायर
इक्वल टू दिया है 154। यहाँ से हम पहले हल करके त्रिज्या आर का मान निकालेंगे। तो आर स्क्वायर बनेगा 154 बटे पाई, और यदि पाई का मान रख दें 22/7 ऊपर चला जाएगा। काट दें 22×7 154। तो इस प्रकार से त्रिज्या आर बराबर 7×7, तो एक 7 मिल जाएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाती है। और पूछ रहा परिधि। परिधि बराबर हम जानते हैं, परिधि बराबर 2 पाई आर का मान हम जानते हैं 2 × पाई, 2 पाई 22/7 इंटू आर। देख रहे हैं 7 मिला, 7 7 काट दिया जाए तो 22×2 = 44 सेंटीमीटर परिधि की लंबाई मिल जाएगी, जो कि हम देख रहे हैं ऑप्शन सी पर दिया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा। तो आर त्रिज्या वाले गोले के आयतन जानते हैं, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, जो कि ऑप्शन ए पर दिया हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। फिर हमारा अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक होगा। तो अगर हम प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं लिखें, तो प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं क्रमशः, प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी 2, पहली संख्या हमारी 2 मिलेगी, और 3, और 5, 7, 11, 13। तो ये प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं हैं। इनका हमको माध्यक निकालना है। तो मध्य में देखें तो हमारा तीसरा और चौथा पद मिलते हैं, तो दोनों का योग बटे 2 कर देना है, तो माध्यक का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो 5 + 7 12, और 12/2 जानते हैं 6 होगा। तो इस प्रकार से माध्यक का मान 6 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है कि 16 का मिलान चिन्ह है। तो मिलान चिन्ह, टैली चिन्ह आपने पढ़ा है। क्रमशः एक के लिए मिलान चिन्ह 2 है, 3 है, 4 है, 5वें में क्रॉस कर देते हैं। इसी प्रकार अगले 5वें में, फिर अगले 5वें में 15 के लिए, और 16 में एक और दर्शा देना है। तो इसमें देख रहे हैं विकल्प नंबर डी में 2 दर्शा रहा है, जबकि विकल्प नंबर सी में केवल 15 का है, और विकल्प नंबर डी में देखें तो 2 कर देने से 17 का मिल रहा है। तो देखें दिए गए विकल्पों में से कोई टैली नहीं कर रहा। तो विकल्प सी में यदि एक वृद्धि कर दें या विकल्प डी से एक घटा दें, तो इन दोनों में से कोई एक टैली करने लगेगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा 19वां प्रश्न है। समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सारवांतर है। सारवांतर जानते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा माइनस दूसरा, या चौथा माइनस तीसरा से प्राप्त होता है। तो सारवांतर डी बराबर मिलेगा दूसरा माइनस पहला, अर्थात दूसरा पद देख रहे हैं -4 -0। इस प्रकार से -4 मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 20वें में कह रहा बहुपद y² - 6y + 8 का घात है। तो घात जानते हैं चर की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो अधिकतम घात 2 है, इसलिए बहुपद की घात भी 2 होगी। ऑप्शन ए सही है। दो रैखिक समीकरणों के आलेख के समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का, अगर जानते हैं कि दो रेखाएं समांतर हैं तो उनमें कोई हल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। 22 नंबर में दिया है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 का हल है। तो देख रहे हैं दिया हुआ प्रतिबंध हमारा A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 दिया है, जो कि दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध है। इसलिए ऐसी स्थिति में दिए हुए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 23 नंबर में दिया है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय का एक शून्येतर हल है। शून्येतर हल मतलब शून्य से हट करके कोई हल मिलेगा, हम एक अद्वितीय हल कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अद्वितीय हल का प्रतिबंध होता है A1/A2, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसमें रख करके हम मान निकाल सकते हैं। तो A1 अपान अर्थात A/2 डज नॉट इक्वल टू 10/5, सरल करें 5 दुनाई 10, ए डज नॉट इक्वल टू 4 की स्थिति में इसका एक अद्वितीय हल होगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है
कह रहा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो के मूलों की प्रकृति होगी। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन के मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए हम विविक्तिकर का मान निकालेंगे, और विविक्तिकर का मान यदि ग्रेटर देन जीरो आर इक्वल टू जीरो आता है तो मूल वास्तविक होंगे, और लेस देन जीरो प्राप्त होता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो विविक्तिकर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान निकालें तो देख रहे हैं बी का मान वन दिया है, वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का मान भी वन है और सी का मान माइनस वन है। सरल करते हैं तो वन माइनस माइनस प्लस हो गया, और चार एक का गुणनफल चार इक्वल टू फाइव मिलता है, जो कि देख रहे हैं ग्रेटर देन जीरो है। इसलिए ऐसी स्थिति में समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो इस प्रकार से देखें तो हमारा विकल्प नंबर ए सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देख रहे हैं ए नंबर में आपस में गुणा करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, बी नंबर द्विघात दिया ही है, और सी नंबर यदि सरल करें तो ये हमारा तीन घातीय समीकरण बन जाएगा। तो सी नंबर में दिया हुआ द्विघात समीकरण ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, जबकि डी देख रहे हैं द्विघात है ही। 26वां प्रश्न यदि देखें तो हमारा 26वें प्रश्न में दिया है कि रहा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो का विविक्तीकरण निम्नलिखित में से है। तो यदि इस समीकरण का हम विविक्तीकरण निकालें तो देख रहे हैं समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, तो निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान। तो देख रहे हैं बी की जगह माइनस फाइव दिया है, तो माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की जगह वन सी की जगह फोर, तो माइनस पाँच का स्क्वायर पच्चीस माइनस चार चौक सोलह, और पच्चीस से सोलह घटाते हैं देख रहे हैं नौ प्राप्त होता है। तो नौ हमारा विकल्प नंबर सी पर दिया है, तो प्रश्न का विकल्प सी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले में निम्नलिखित में से फोर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर का शून्य कौन है। देखिए फोर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू चार दुनाई आठ मिल जाएगा, या एक्स बराबर आठ का वर्गमूल दो रूट दो, और देख रहे हैं दो रूट दो विकल्प नंबर ए पर दिया है। फिर अगला समीकरण है, अगला प्रश्न है हमारा निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव को हल करेंगे तो एक्स इक्वल टू रूट फाइव जो कि अपरिमेय है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू सोलह बटे सात को यदि हल करें तो एक्स इक्वल टू चार बटे अंडर रूट सात जो कि अपरिमेय है। और डी नंबर यदि देखें तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, या एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो देख रहे हैं डी नंबर हल करने पर समीकरण के मूल परिमेय प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। फिर हमारा अगला प्रश्न है एक पाँच नौ तेरह सत्रह इक्कीस पच्चीस तेरह समांतर श्रेणी में है, पदांतर का मान होगा, यानी पदों का अंतर जिसे हम सार्वांतर कहते हैं। तो सार्वांतर मिलता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो पांच से एक घटाएंगे चार मिलेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तीसवा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में अगर क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो तो फिर समांतर श्रेणी में होंगे। जैसे यदि हम एक ही जांच करें तो चार से दो घटाएंगे दो मिलेगा, जबकि आठ से चार घटाने पर चार हो जाता है, दोनों बराबर नहीं है। तो विकल्प ए में दी हुई संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं है। और बी में देखें तो माइनस छः से माइनस दस घटाएंगे चार मिलेगा, माइनस दो से माइनस छः घटाएं तो चार, और दो से माइनस दो घटाएं तो चार। तो देख रहे हैं अंतर समान है, इसलिए विकल्प बी में दी हुई संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। 31वां प्रश्न है, इस पर दिया है 31 नंबर में कह रहा है कि तीन संख्याएं एपी में हैं अर्थात समांतर श्रेणी में हैं, तो इसमें हमको और उनका योग 24 है और उनके वर्गों का योग 210 दिया है। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, वर्गों का योग 210 होगा तब जाके संख्याएं हमारी मिलेंगी। फिर आप तीन संख्याएं एपी में हैं तो मान लेते हैं तीन संख्याएं क्रमशः ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये तीन संख्याएं हैं। प्रश्नानुसार कह रहा तीनों का योग 24 है, और तीनों को योग अगर कर दें तीनों का योगफल प्रश्नानुसार इक्वल टू 24 के है। तो देखेंगे जोड़ेंगे तो डी कट जाएगा, ए प्लस ए मिल करके थ्री ए इक्वल टू 24, या ए इक्वल टू देख रहे तीन अठे 24, ए का मान 8 मिल जाता है। फिर कह रहा है उनके वर्गों का योग 210 है, तो वर्गों का योग क्योंकि ये संख्या जो वर्गों का योग 20 लिखी है मिसप्रिंट है, अब हमको वर्गों का योग 210 के अनुसार लगाना है। तो ए माइनस डी का होल स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 210। अब यदि इसको हम हल कर लेते हैं तो हल करने पर हमारा ए का मान तो पहले ही 8 प्राप्त हो चुका है। तो इसको होल स्क्वायर तोड़ें तो होल स्क्वायर तोड़ने में देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका जो मान मिलता है वो हमारा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू 210 दिया है। यहाँ देखेंगे 2ad प्लस माइनस में कट जाएगा और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देख रहे हैं 3a स्क्वायर हुआ और डी स्क्वायर 2 बार है तो प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 210। आप चूंकि ए का मान 8 प्राप्त हुआ है तो एक ही जगह हम 8 रख दें तो 3 गुणे 8 का स्क्वायर, 3 गुणे 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 210। सरल करते हैं, 3 चौक 12, 3 छक 18, 1 19, 192 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 210, इक्वल टू 210। तो इस प्रकार से 2d स्क्वायर बराबर बनेगा 100 210 माइनस 192, 210 माइनस 192 या डी स्क्वायर बराबर मिलेगा 210 माइनस 192 बटे 2। 210 से 192 घटाएंगे तो 18 मिल जाएगा, 18 बटे 2 सरल किए 9। इस प्रकार से डी इक्वल टू 3 और ए का मान देख रहे हैं हमारा 8 मिला था तो संख्याएं हमने ए माइनस डी, 8 से 3 घटाते हैं 5 और दूसरी ए थी तो 8 हुई, फिर तीसरी ए प्लस डी यानी 8 प्लस 3 11। तो संख्याएं 5 8 11 होंगी जो कि हम देख रहे हैं 5 8 11 जो हमारा ऑप्शन दिया है वो हमारा 5 8 11 ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल हम निकालेंगे। तो 0 और 50 के बीच की यदि हम विषम संख्याएं लिखें तो क्रमशः होंगी 1 3 5 एंड सो ऑन, अंत में 49 मिलेगी। तो इसमें अगर हम पदों की संख्या का मान निकालें, देख रहे हैं प्रथम पद a इक्वल टू 1 है, सार्वांतर d निकालेंगे 3 से 1 घटाएं 2 मिलेगा, अंतिम पद l बराबर 49 है। सूत्र लिखें l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मान रख दें l हमारा 49 है, a का मान 1 प्लस n माइनस 1 n निकालना है और d देख रहे हैं 2 है। तो 49 माइनस 1 बटे 2, 49 माइनस 1 बटे 2 बराबर एन माइनस 1। 49 से 1 घटाते हैं 48 बटे 2 24, माइनस 1 लाएंगे इधर प्लस में आ जाएगा। तो इस प्रकार से n बराबर 25 हो जाता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि यदि प्रथम और अंतिम पद ज्ञात हो तो समांतर श्रेणी के इन पदों के योग का सूत्र होता है यस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस यल। ये फार्मूला है प्रथम और अंतिम पद ज्ञात होने पर। क्योंकि देख रहे हैं एन का मान 25 मिला तो 25 बटे 2 ए प्लस यल, ए हमारा देख रहे हैं 1 है, एल 49 है, तो 49 प्लस 1 50 बटे 2 यानी 25। तो इस प्रकार से 25 गुणे 25 और 25 25 का गुणा करेंगे तो 25 25 आम 625 जो कि हमारा विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न का विकल्प सी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है किसी एपी की कह रहा 4 संख्याओं का योग 40 है और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वे संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कह रहा एपी की 4 संख्याओं का योगफल 40 है। तो समांतर श्रेणी में जानते हैं यदि 4 संख्याएं मानना है तो उनको क्रमशः हम ए माइनस थ्री डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस डी और इसके बाद ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, ये 4 संख्याएं मानते हैं।
और इसमें कह रहा चारों का योगफल 40 है। तो चारों का योगफल 40 है, चारों को योग करेंगे तो हमारे डी प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मिल जाएगा 4a इक्वल टू 40, या a बराबर a का मान 40/4 सरल किए 4 धाम 40, a बराबर 10 मिल जाएगा। फिर कह रहा पहली और चौथी का गुणनफल 91 है। तो पहली और चौथी संख्या का गुणनफल करेंगे, यानी a माइनस थ्री डी और a प्लस थ्री डी दोनों का गुणनफल वर्गांतर बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस थ्री डी का स्क्वायर करेंगे तो 9d स्क्वायर बराबर 91। a का मान रख दें, a हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 91 लाए माइनस में आ गया, इक्वल टू 9d स्क्वायर राइट हैंड साइड में ले गए तो ये हमारा प्लस में चला जाएगा। तो 100 से 91 घटाते हैं तो बचेगा 9, तो 9 बराबर 9d स्क्वायर, या कह सकते हैं डी स्क्वायर बराबर 1 मिल जाता है, या डी बराबर 1। तो डी की जगह 1 और ए हमारा 10 मिला है। संख्याएं थी पहली हमारी 10 माइनस थ्री डी अर्थात 10 माइनस 3, और 10 से 3 यदि आप घटाते हैं तो 10 से 3 घटाने पर देख रहे हैं क्या मिलेगा, 7। 10 से 3 घटाएंगे तो हमारा 7 मिल जाएगा। फिर दूसरी थी ए माइनस डी, तो 10 से 1 घटाएंगे 9। इस प्रकार से संख्याएं क्रमशः 7, 9, 11, 13 जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन ए सही है, यानी 7, 9, 11, 13 ये संख्याएं होंगी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर और ए बी इक्वल टू ए सी, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो कोण सी का मान होगा। तो देख रहे हैं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज होगा। साथ में ए बी बराबर ए सी है, इसका मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए समद्विबाहु। क्योंकि एसी कर्ण है तो एसी के सम्मुख कोण समकोण होगा, यानी कोण बी 90 अंश होगा। पूछ रहा कोण सी का मान, क्योंकि समद्विबाहु है इसलिए शेष दो कोण बराबर होंगे, तो शेष दो कोणों में से प्रत्येक 45-45 अंश का होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। 35 नंबर में दिया है त्रिभुज ए बी सी में कह रहा ए बराबर 30 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, तो कोण सी का मान होगा। यानी भुजा सी के सामने का कोण सी पूछ रहा है, जो कि सबसे बड़ी भुजा है। तो यहाँ पर अगर निकालें सी सबसे बड़ी भुजा है, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर हम जानते हैं 2500 मिलेगा। शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग निकालें, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर जानते हैं 900 प्लस 40 1600, 1600 900 मिल करके 2500। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए कोण सी 90 अंश होगा, जो कि हमारे ऑप्शन डी पर दिया है। अगला प्रश्न है पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। तो पाइथागोरस का प्रमेय हम जानते हैं समकोण त्रिभुज से होता है, तो ऑप्शन ए सही है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर जानते हैं कॉस थीटा होता है, जो कि ऑप्शन सी पर दिया है। फिर अगला प्रश्न है, कह रहा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश है, तो एबी की लंबाई होगी। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मान लीजिए कि हमारा एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें कह रहा सी 90 अंश है, सी 90 अंश कर देते हैं, ये अन्य दो शीर्ष ए और बी हैं। साथ में कह रहा ए बी की लंबाई होगी, जबकि समद्विबाहु, अब ये कोण सी 90 है तो हमारी ये दो भुजाएं समान होंगी, इसलिए इन दो, अब इसमें अगर हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा दें तो ए बी का स्क्वायर बराबर मिलेगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्योंकि ए सी और बी सी दोनों समान हैं, तो बी सी की जगह भी हम ए सी लिख सकते हैं और बी सी की जगह ए सी रख देंगे, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मिल करके 2ac स्क्वायर। वर्गमूल लिया जाए तो वर्गमूल लेने में ए बी इक्वल टू अंडर रूट 2ac, जो कि हम देख रहे हैं अंडर रूट 2ac, ये हमारा विकल्प नंबर सी पर दिया है, तो प्रश्न का विकल्प सी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा बिंदु 8 10 और बी 4 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक है। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र जानते हैं, x1 प्लस x2 अपान 2, और कोटि होती है y1 प्लस y2 अपान 2। यहाँ पर देख रहे हैं कि x1 y1 हमारे क्रमशः 8 10 और x2 y2 4 6 हैं, तो x1 प्लस x2 बटे 2 यानी 8 प्लस 4
12/2, 12/2 जानते हैं 6 आएगा, तो भुज का मान 6, जो कि देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए पर केवल ही भुज 6 दिया है। और कोटि देखें तो 10 + 6 16/2 8, तो इस तरह से ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न है, 40 नंबर में दिया है बिंदु 4 5 और बी 6 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। इसमें भी मध्य बिंदु का मान निकालना है। सूत्र हमारा x1 + x2 अपान 2 और y1 + y2 अपान 2 है। इसी में मान रख देते हैं। तो देख रहे हैं x1 दिया है 4 के बराबर, प्लस x2 का मान 5 के बराबर 6 के बराबर, तो 4 + 6/2, और y1 हमारा दिया है 5 प्लस y2 भी 5 है। इस प्रकार से 6 4 10/2 5 और 5 5 10/2 5, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक 5, 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि बिंदुओं -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जानते हैं, एक्स अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी में हमको मान रख देना है अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी 2 - 4 का स्क्वायर, 2 - 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 3 - 1 का स्क्वायर, 2 - 4 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 का वर्गमूल लिखेंगे तो 2 अंडर रूट 2 इकाई। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, 1 + tan² थीटा का मान है। देखिए 1 + tan² थीटा इक्वल टू जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ऑप्शन ए सही है। फिर है 1/√3 किसका मान है? 1/√3 हम जानते हैं tan 30 अंश का मान होता है। तो देख रहे हैं दिया है tan π/6, π/6 रेडियन में है, अंश में बदले हैं तो पाई की जगह 180 रख देंगे तो क्षेत्रिक 18, तो ये हमारा tan 30 अंश बन जाएगा, तो ऑप्शन सी सही है। 45 नंबर है अंडर रूट 3 कोशेक थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान होगा। इसमें से अगर हम देखें अंडर रूट 3 कोशेक थीटा इक्वल टू 2 है, कोशेक थीटा लिखेंगे तो 2/√3 मिलेगा, और 2/√3 कोशेक में 60 अंश का मान होता है, तो इसमें हमारा 60 अंश सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1 + tan² अपान कोशेक स्क्वायर बराबर होता है। देखिए 1 + tan² जानते हैं सेक स्क्वायर है, अपान कोसेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर हर में लाएंगे कास स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर अंश में जाएगा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर होता है, और टेन स्क्वायर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इसके बाद 47 नंबर है, 47 नंबर में दिया है कह रहा एक बिंदु ओ से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अभी हमने पढ़ा कि वृत्त के केंद्र से, जैसे हमारा कोई वृत्त दिया है और इसके केंद्र से दूरी पर कोई बिंदु है और इस बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्शी खींची गई है। अब इसमें मान जो दिए हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से दूरी ये 25 सेंटीमीटर है। हमको त्रिज्या का मान निकालना है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और लंब के सामने का कोण ही भुजाकर्ण कहलाती है। तो अब अगर हम त्रिज्या का मान निकालें तो त्रिज्या r² बराबर मिलेगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर जानते हैं 625 माइनस 24 का 576, घटा देंगे 49 मिलेगा। इस प्रकार से त्रिज्या आर का मान 49 का वर्गमूल 7, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। फिर अगला प्रश्न है, कह रहा दी गई आकृति में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पीओक्यू 110 अंश, तो कोण पीटीक्यू बराबर होगा। हम जानते हैं दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच बना हुआ कोण और उन स्पर्श रेखाओं के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो त्रिज्याएं खींची जाती हैं उनके बीच बना कोण दोनों संपूरक होते हैं। यानी कोण पीटी क्यू प्लस कोण पीओक्यू, इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा, और यदि 180 अंश से हम 110 अंश घटा दें तो इक्वल टू कोण पीटी क्यू मिल जाएगा। तो 180 से 110 घटाएंगे तो ये बराबर हमारा 70 अंश के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है
कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं तो कोण POA बराबर होगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि एक बिंदु से, यदि हम चित्र के माध्यम से दर्शाएं, तो इसमें दिया है एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ये मान लीजिए O केंद्र का कोई वृत्त है और एक बिंदु P जो कि वृत्त के बाहर है, केंद्र इसका O है। तो प्रश्न कह रहा है बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB, तो PA और PB ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, परस्पर कह रहा 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 80 अंश है। तो पूछ रहा कोण POA बराबर होगा, POA यानी पूछ रहा है कोण POA, इस कोण की माप हमको बताना है कि ये कितने अंश की होगी। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, उसके अनुसार कोण OAP ये हमारा 90 अंश का मिल जाएगा और ये 80 है, जबकि केंद्र से बाह्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है ये स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण को समद्विभाजित कर देती है। तो ये पूरा कोण हमारा 80 अंश का दिया है, तो उसके अनुसार ये आधा कोण 40 का मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस कोण की माप हमारी चूंकि 40 + 50 मिलकर 90 बनेगा और ये स्पर्शी और त्रिज्या के बीच का 90 है ही, इसलिए कोण POA की माप 50 अंश हो जाएगी, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। इसके बाद 50वां प्रश्न है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है। हम अभी देख रहे हैं इसी दिए हुए प्रश्न में हम देख रहे हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां समान लंबाई की होती हैं, अर्थात दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच जो संबंध है वो समान का है। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। बच्चों इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए, हल करने के लिए और समझने के लिए चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।